हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एक मेथड हमने पढ़ा था इको मेथड। इको मेथड एक ऐसा मेथड था जिसकी हेल्प से हम लोग किसी डिस्टेंट हिल के डिस्टेंस को फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेज़र कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। और इसका मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल था दैट वाज बेस्ड अपॉन द फिनोमेना ऑफ द echo phenomena. Echo phenomena is basically the phenomena of the repetition of the sound waves after reflection from an obstacle in its path. तो अगर साउंड वेव के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट आती है तो उससे टकरा के रिफ्लेक्टेड बैक होके जब वापस आएगी तो वो हमें दोबारा से सुनाई देगी। इस फिनोमेना को कहा जाता है इको। तो इस इको मेथड का या फिनोमेना का यूज़ करके हमने एक डिस्टेंट हिल का डिस्टेंस मेज़र किया था। आज हम लोग इन्हीं इनडायरेक्ट मेथड में आगे और डिफरेंट मेथड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम लोग और जो डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स को स्टडी करेंगे, बेसिकली वो सारे के सारे ही इको फिनोमेना के ऊपर ही बेस्ड है। उसमें सबसे पहला हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ लेज़र मेथड। लेज़र वर्ड आप लोगों ने जनरल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सुना हुआ है। लेज़र लाइट आप लोग कई बार वो खेलने के लिए या क्या नाम है अलग अलग तरह की पिक्चर्स वॉल्स पे ऑब्टेन्ड करने के लिए हम लोग वो लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लेज़र एक तरह की ऐसे छोटी सी टॉर्च लाइट की फॉर्म में ही होती है। अब हमारी जो जनरल टॉर्च लाइट होती है और उस लेज़र लाइट में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस किस तरह का होता है कि अगर हम ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट का यूज़ करते हैं तो उस टॉर्च से जो लाइट रेडिएशंस ऑब्टेन्ड होती हैं, मान लो ये हमारी टॉर्च लाइट है सिलेंड्रिकल शेप की, तो इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं। और जैसे जैसे ये रेडिएशंस आगे ट्रैवल होती जाएंगी इसकी जो बीम का साइज़ है वो बड़ा होता जाता है। बीम का मतलब बेसिकली क्या होगा, बीम वर्ड लाइट बीम की बात हम कर रहे हैं। बीम का मतलब ए बंडल और ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज का एक बंडल, एक कलेक्शन जो होता है वो एक बीम को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये कई सारी लाइट रेज हैं तो इन सभी लाइट रेज का जो बंडल है इस कलेक्शन को कहा जाता है बीम ऑफ द लाइट। लाइट रे का मतलब आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है कि रे बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन पाथ है जिस स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग लाइट रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। मींस लाइट रेडिएशंस जो हैं वो एक तरह की एनर्जी की एक फॉर्म है। तो लाइट रेडिएशंस या वेव्स की फॉर्म में जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी तो वो जिस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है उस स्ट्रेट लाइन पाथ को कहा जाता है लाइट रे। और इन नंबर ऑफ रेज का कलेक्शन जो होगा वो बीम कहलाता है। तो ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट की मैं बात कर रहा था। ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट से जो लाइट रेडिएशंस आती हैं उनकी जो बीम का साइज़ है जैसे जैसे ट्रैवल होता जाएगा बीम का साइज़ बड़ा होता जाता है। हम कहते हैं कि लाइट रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द गिवन पोजीशन, कि वो डाइवर्ज होती जा रही है, ये बीम फैलती हुई चली जा रही है। तो यहाँ पर देखें कि इस डायरेक्शन में रेज का डायरेक्शन ये है, इधर रेज की डायरेक्शन ये है, इधर रेज की डायरेक्शन ये है। तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन, इसमें जो रेज है वो नंबर ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस की रेज एग्जिस्ट करती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट से जो रेडिएशंस आएंगी उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। यहाँ पर इंटेंसिटी वर्ड हम कई बार यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट का मतलब बेसिकली क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट is defined as the light energy crossing per unit area per unit time। मतलब एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लाइट रेडिएशंस मान लो इंसिडेंट हो रही हैं, तो इसके किसी एक पॉइंट P पर अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट P के अराउंड लाइट रेडिएशंस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक यूनिट एरिया मान लो। इस यूनिट एरिया में से यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया, ए की वैल्यू 1, यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया। इस यूनिट एरिया में से
यूनिट टाइम के अंदर लाइट की फॉर्म में जितनी एनर्जी क्रॉस होगी दैट इज सेड टू बी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट दैट पॉइंट। तो स्पेस के अंदर भी अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो इसके अंदर किसी पॉइंट P पर अगर हम लाइट रेडिएशंस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक सरफेस माने यूनिट एरिया की, उसमें से 1 सेकंड में जितनी लाइट एनर्जी क्रॉस होगी वो इंटेंसिटी बताएगी यहाँ पर। तो जो हमारे ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट है उससे आने वाली लाइट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है और उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस की रेज एग्जिस्ट कर रही होती है। मतलब इसमें जो डायरेक्शनैलिटी है रेज की वो भी काफ़ी लो होती है, मतलब ये लो डायरेक्शनैलिटी वाली रेडिएशंस होती हैं। अब अगर हम लेज़र लाइट की बात करते हैं, ये तो बात थी ऑर्डिनरी लाइट की। अगर हम लेज़र लाइट की बात करते हैं तो लेज़र लाइट जो होती है, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, लेज़र से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो पैरेलल बीम की फॉर्म में निकलती हैं। पहली बात, मतलब जितनी भी रेज निकलेंगी सारी एक डायरेक्शन में निकलेंगी, मतलब ये रेडिएशंस जो होंगी वो यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली होंगी, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है। तीसरी खास बात, जो ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट हम यूज़ करते हैं या ऑर्डिनरी सोर्सेज जो घरों में भी हम इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट वगैरह यूज़ करते हैं, ये ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। तो इससे जो लाइट रेडिएशंस हमें ऑब्टेन्ड होगी उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस होती हैं। और किसी भी रेडिएशन का जो कलर होता है, मतलब उससे जो कलर हम देख सकते हैं वो कलर जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डिनरी टॉर्च ऑफ लाइट के, ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट के अंदर नंबर ऑफ रेडिएशंस, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ये एक तरह की मल्टी क्रोमेटिक लाइट होती है। मल्टी का मतलब बहुत सारी, क्रोमेटिक जो है वो क्रोम वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्रोम का मतलब कलर होता है, कलर जो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के कारण प्रोड्यूस होता है। तो इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स या वेवलेंथ्स की रेडिएशन एग्जिस्ट करती हैं और इसमें बहुत कम या जनरली एक आइडियली अगर हम बात करें तो लेज़र लाइट से सिंगल कलर की रेडिएशन निकलती हैं, बट आइडियल होता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सिंगल कह देते हैं। तो मतलब ये एक तरह से मोनोक्रोमेटिक ली जाती है लाइट, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली कभी कोई मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली इसको मोनोक्रोमेटिक मान लिया जाता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब मोनो प्लस क्रोम, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोम का मतलब कलर, सिंगल कलर की रेडिएशंस होती हैं, मतलब एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन लेज़र लाइट से एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ये हुआ कि लेज़र सिस्टम जो है, लेज़र सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऐसी लाइट रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हाईली डायरेक्शनल, हाईली इंटेंस और हाईली मोनोक्रोमेटिसिटी होती है इन रेडिएशंस की। तो ऐसी रेडिएशंस को आप कहते हैं लेज़र लाइट। तो लेज़र सिस्टम का मतलब क्या होगा? लेज़र सिस्टम produces the light radiations having some special properties like high directionality, high intensity and high मोनोक्रोमेटिसिटी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोरेंट होती है एंड हाईली कोहेरेंस, ये बाद में पता चलेगा +2 में।
तो ये ऐसा सिस्टम है जो इस तरह की लाइट रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है, जो इस तरह की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को प्रोड्यूस करता है एज़ कंपेयर टू आवर ऑर्डिनरी लाइट। अब हमें पता है कि जो लाइट रेडिएशंस हैं या कोई भी वेव है, जब वो किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी एनर्जी लूज होती चली जाएगी। तो इंटेंसिटी हाई होने का मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी यूनिट एरिया के अंदर। तो इसका मतलब एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वो लॉस अगर हो भी रहा है रास्ते में तो वो उतना लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए ये स्मॉल डिस्टेंसेस तक ही ट्रैवल कर सकती है इन ए पर्टिकुलर मीडियम या इन एयर। लेज़र लाइट की अगर हम बात करें तो इसकी इंटेंसिटी हाई होने के कारण इसके पास इनिशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जैसे जैसे ट्रैवल करेगा एनर्जी लूज होगी, तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहा है, तो इसके पास इंटेंसिटी और एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए लेज़र लाइट जो है वो एयर के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर ऑर्डिनरी लाइट के कंपेरिजन में लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो इस लेज़र लाइट की ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए हम इस मेथड के अंदर इस लेज़र लाइट का यूज़ करने जा रहे हैं। तो लेज़र मेथड का पहले तो लेज़र वर्ड का मीनिंग, जो लेज़र वर्ड है दैट इज़ एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, लाइट amplification by stimulated emission of radiations। तो लेज़र वर्ड की जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट का एल ले लिया, एम्प्लीफिकेशन का ए, स्टिमुलेटेड का एस, एमिशन का ई और रेडिएशन का आर, इन सभी को मिला के बना दिया वर्ड लेज़र। तो ये लेज़र वर्ड जो है वो इसलिए लिया गया क्योंकि इस तरह के सिस्टम के अंदर हम लोग लाइट एनर्जी का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब लाइट रेडिएशंस की एनर्जी को, इंटेंसिटी को, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं एट ए वेरी हाई लेवल विद द हेल्प ऑफ ए फिनोमेना नेम्ड एज द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री में एंटर करना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत हमें आइडिया है तो उसमें हमें पता है कि अगर हमारे पास एक एटम हो, जनरली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जैसे आप लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर ये रिवॉल्व करते हैं। तो जब हम इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हायर ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, then that atom और इलेक्ट्रॉन is said to be in the excited state। तो अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके, मान लो इनिशियली वो एटम या इलेक्ट्रॉन था E1 एनर्जी स्टेट में, हमने उसको कुछ एनर्जी दी एंड द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द हायर स्टेट E2, द सब्सटेंस या एटम इज सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट। जाता तो इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट में और कहा जाता है कि एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट। जब सारे इलेक्ट्रॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मिनिमम एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, देन द एटम इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, एटम इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट में हो तो, और अगर उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी अवेलेबल स्टेट में चला जाए, द एटम इज सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट। हमने एनर्जी दी, एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया E2, और हमें पता है एवरीबडी इन दिस सिस्टम वांट्स टू बी इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इन ऑर्डर टू अटेन द ग्रेटर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज़्यादा लेने के लिए वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है। तो ये एनर्जी स्टेट हायर के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, थोड़ी देर के बाद अपने आप ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो एटम को हमने बाय सब मीनिंग कोई भी तरह से एनर्जी प्रोवाइड करके उसको एक्साइट किया, वो एटम एक्साइट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब वापस आएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन ऑफ द रेडिएशन। जिस फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इन दोनों एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंस के ऊपर।
अगर एनर्जी डिफरेंस ऐसा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो हो वो विजिबल लाइट रेडिएशंस की फॉर्म में हो, देन द सब्सटेंस इज सेड टू प्रोड्यूस द लाइट रेडिएशन, तब वो सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट के अंदर रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि हम उसके एटम्स को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, और उस एक्साइटेड एटम जब हायर स्टेट में गया थोड़ी देर के बाद अपने आप नेचुरली स्पॉन्टेनियसली का मतलब अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल प्रोवोकेशन के, बिना किसी एक्सटर्नल कंपल्शन के या प्रेशर के या बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रोवोकेशन के वो अपने आप लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर डी एक्साइट होके आएगा, और इस प्रोसेस में जब वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ द लाइट रेडिएशन। इस फिनोमेना में एटम अपने आप स्पॉन्टेनियसली आता है, दैट्स व्हाई सच ए फिनोमेना इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब होता क्या है कि अगर हम एक ऑर्डिनरी एटम या एक ऑर्डिनरी सोर्स की बात करते हैं तो बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, ठीक है। हमने एटम को E1 स्टेट, ये E2 स्टेट, E3 स्टेट, E4, E5, ये उसके डिफरेंट अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं एटम के। E1 से हमने उसको कुछ एनर्जी दी ताकि वो चला गया E5 के अंदर, एटम हमारा यहाँ आ गया। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के दौरान वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जा सकता है, वो E4 में भी जा सकता है, E3 में भी आ सकता है, E2 में भी आ सकता है, E1 में भी आ सकता है। अगर हमारा एटम 5 से 4 में आएगा तो जो एमिटेड फोटोन की जो एनर्जी होगी h न्यू दैट इज गिवन बाय E5 माइनस E4, और कोरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन की वैल्यू आएगी ये। अगर वो 5 से 3 में आता है तो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी E5 माइनस E3 बाय h। अगर वो एटम E2 में आता है तो E5 माइनस E2 बाई एच, 1 में आता है E5 माइनस E1 बाई एच। तो जनरली क्या होगा कि एटम की हर एक स्टेट में जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक पर्टिकुलर सोर्स के अंदर जैसे हम बात करें कि अगर हम कोयले को भी जलाते हैं तो उससे भी लाइट रेडिएशन मिलती है, आग लगती है तो उससे भी रोशनी मिलती है, लाइट रेडिएशन मिलती है। तो हमने उसको क्या किया, हीट एनर्जी दी, तो उसके अंदर तो बिलियंस ऑफ एटम है, तो बिलियंस ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। मान लो हमने कुछ ऐसी प्रोसेस कर लिया, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ कंट्रोलेबल प्रोसेस, बट स्टिल मान लो हमने इस तरह से कंट्रोल कर दिया कि 500 एटम्स जो हैं वो E5 एनर्जी स्टेट में गए। अब सभी में जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ एटम E4 में आएंगे, कुछ E3 में आएंगे, कुछ E2 में आएंगे, कुछ E1 में आएंगे। तो कोरेस्पॉन्डिंगली आउटपुट में न्यू1 फ्रीक्वेंसी की भी रेडिएशन होंगी, न्यू2 की भी होंगी, न्यू3 की भी होंगी, न्यू4 की भी होंगी, न्यू5, मतलब 4 डिफरेंट या 1 2 3 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमारे सोर्स के ऑब्टेन्ड होंगी। तो मल्टीक्रोमेटिक हो गया पहली बात। दूसरी बात, हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में गया, कुछ देर के बाद अपने आप नीचे आता है, पर कब आएगा वो डिपेंड करता है एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम के ऊपर। इस चीज़ को कहा जाता है उसका एनर्जी लाइफ टाइम। और एक एटम एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर या एक एनर्जी स्टेट के अंदर ऑन एन एवरेज जितने टाइम तक रुकता है वो उसका एनर्जी लाइफ टाइम कहलाता है, जिसकी वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड होती है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड लास्ट लेक्चर में बताया था, उसका मतलब ये है एग्जैक्टली इतना नहीं, इसके आसपास का। मतलब एटम एक्साइटेड स्टेट में गया, लगभग इतने टाइम में वो वापस आएगा, पर एग्जैक्टली कब आएगा ये हमें नहीं पता। तो कोई एटम पहले आएगा तो कोई एटम बाद में आएगा। तो किसी की डायरेक्शन ऑफ एमिटेड रेडिएशन कुछ होगी, किसी दूसरे की कुछ और होगी। कोरेस्पॉन्डिंगली एमिटेड रेडिएशन का जो फेज एंगल है, किसी का तो वेव पहले स्टार्ट हो जाएगी, किसी की वेव बाद में स्टार्ट हो जाएगी, जिससे उनके फेज एंगल जो होंगे वो अलग अलग आएंगे। तो ये ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट के अंदर होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कुछ इस तरह से होता है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस के दौरान एमिटेड रेडिएशंस की डायरेक्शनैलिटी
इंटेंसिटी और उसकी क्रोमेटिसिटी काफ़ी लो होती है। रीज़न मैंने इस मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की। स्टिमुलेटेड एमिशन एक ऐसा एमिशन प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमने कहा कि हमारा एटम 5th एनर्जी स्टेट में है। हमने इसके ऊपर एक ऐसा फोटोन इंसिडेंट करवाया है जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ν2, जहाँ पर ν2 की वैल्यू है E5 -E2/h। तो एटम एक्साइटेड था 5 स्टेट में, किसी में भी जा सकता है, पर जब ये फोटोन आएगा तो ये इस एटम को कंपेल करेगा कि ये E2 स्टेट के अंदर ही डी एक्साइट हो। जब E5 से E2 में जाएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन हैविंग द फ्रीक्वेंसी ν2। एक ν2 का आया था, उसने इसको नीचे भेजा, एक और प्रोड्यूस करवा दिया, तो आउटपुट में अब हमारे पास कितने हो गए? 2 फोटोन। अब ये 2 फोटोन आगे 2 और एटम को कंपेल करेंगे, जिससे 2 सिमिलर फ्रीक्वेंसी, सिमिलर डायरेक्शन और सिमिलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन को ये प्रोड्यूस करवाएंगे। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। दिस फिनोमेना इज नोन एज द स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेट कर रहा है, मजबूर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है वो अगले को, ताकि वो उसी एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में जाए, लोअर एनर्जी स्टेट में जाए, जिसमें जाने पर सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, सेम फेज एंगल वाला फोटोन प्रोड्यूस हुआ जैसा उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के दौरान जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन एक एक्साइटेड एटम के ऊपर इंसिडेंट हो और वो उसको कंपेल करे टू डी एक्साइट इंस्टेंटेनियस, साथ के साथ वो उसको डी एक्साइट करे, 10⁻⁻8 सेकंड तक वो उसको वेट नहीं करेगा, आते ही उसको कंपेल करेगा, साथ के साथ नीचे चल और उस स्टेट में चल जिस स्टेट में जाने पर उसके जैसा ही एक और फोटोन प्रोड्यूस हो। मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन में एक ऐसा एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब एक्साइटेड एटम पर इंसिडेंट होगा, इट विल मेक्स द एटम टू डी एक्साइट इंस्टेंटेनियसली टू प्रोड्यूस एन फोटोन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, in every respect same as that of the incident photon. Such a process is said to be स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जो भी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं सभी की फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन वगैरह सेम होती है, इसलिए स्टिमुलेटेड एमिशन में हमारे रेडिएशंस जो ऑब्टेन्ड होंगी वो कोहेरेंट होंगी और इन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ होंगी। फ़ायदा यहाँ पर मैकेनिक्स में हमारा ये है कि इंटेंसिटी, डायरेक्शनैलिटी हाई होने के कारण ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकती है। अब इसका यूज़, कम टू द पॉइंट। अब वापस आते हैं, लेज़र मेथड अब यहाँ पर डिस्कस करें हैं। तो लेज़र मेथड, पहले तो वर्ड लेज़र, लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेज़र एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लाइट रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं, हैविंग सम स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक डायरेक्शनैलिटी, इंटेंसिटी हाई, मोनोक्रोमेटिसिटी एंड हाईली कोहेरेंट लाइट को ये प्रोड्यूस करता है। अब इस मेथड का यूज़ क्या है और इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन। तो लेज़र लाइट की हेल्प से हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस को अर्थ से मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का मतलब जो हमारे स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आवर मून। मान लो हम यहाँ पर अर्थ पर खड़े हैं और ये है हमारा मून, तो मून के डिस्टेंस को हमने अर्थ से मेज़र करना है, तो उसके लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस method is used to measure the distance of astronomical objects like moon from the earth। अब ये मेथड किस पर बेस्ड है? This method is based upon the phenomena of
इको ऑफ द लाइट वेव्स। ये लाइट वेव्स की इको पर बेस्ड है, मतलब लाइट वेव्स की रास्ते में अगर कोई सुटेबल ऑब्स्टेकल आता है तो उससे टकरा के वापस आएगी और दोबारा से अपने को रिसीव होती है इको पे, या उसके रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट वेव्स के ऊपर ये बेस्ड है। अब इस मेथड में होगा क्या, हम लोग अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से लेज़र बीम ऑफ लाइट को मून की तरफ डायरेक्ट करेंगे, एमिट करवाएंगे। मान लो मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है x, तो ये लेज़र लाइट क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हाई है, डायरेक्शनैलिटी हाई है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो हाई इंटेंसिटी की लाइट हमने यहाँ पर मून की तरफ भेजी, उसकी सरफेस से टकराई, रिफ्लेक्टेड बैक होके वापस आ गई। तो जब हमें वो रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन वापस मिलेंगी तो एमिशन ऑफ रेडिएशन और रिफ्लेक्शन के बाद रिसीविंग ऑफ द रेडिएशंस के बीच का टाइम इंटरवल अपन ने नोट कर लिया, मान लो वो आ गया t सेकंड के इक्वल। तो x डिस्टेंस ट्रेवल करके जाने में, x वापस आने में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 2x, और टाइम टेकन कितना लग गया t के जितना। तो इन दिस मेथड, पहले मैं इस मेथड को लिख भी रहा हूं, इन दिस मेथड लेट O be an observation point on the earth from which the distance x of the moon has to be measured, जहाँ से हमने मून के डिस्टेंस x को मेज़र करना है। फॉर दिस लेट ए बीम ऑफ लेज़र लाइट इज transmitted towards the moon. This light after reflection from the moon's surface is received back. The time interval between emission of radiation and receiving of the reflected waves is measured. Let it be small t second. ठीक है। So if c be the speed of the light in air, मान लो एयर के अंदर स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो c के जितनी है, then the total डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x जाने में x आने में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू आ गई 2x के जितनी। सो यूजिंग द रिलेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, 2x इक्वल टू सी इंटू में t, x की वैल्यू आ गई c इंटू में t/2। तो c हमें पता है, t को मेज़र करके यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ ऑब्टेन्ड हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ द लेज़र टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ द मून सरफेस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द अर्थ। दिस इज अबाउट द मेथड वन ऑफ द